नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, रात के बज रहे हैं 9 साढ़े 9 के बीच में समय हो रहा है और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पेपर 2 की। जी हाँ, सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गए होंगे, पीडीएफ को आप अपलोड कर दिए गए हैं ताकि आप सॉल्यूशन अच्छे से देख पाओ। जेईई एडवांस 2021 ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्होंने 2021 में पेपर दिया है। आने वाले वर्षों में जितने भी बच्चे पेपर देंगे और जो अगले साल देने वाले हैं उन सब के लिए सॉल्यूशंस काम के होते हैं। एनालिसिस मैं अलग से कर चुका हूँ, उसे आप सभी लोग देख सकते हैं। इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हमने सॉल्यूशंस की भी पीपीटी बनवाई है ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अपन फटाफट करते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। पहली बात, ये अपनी पेपर पैटर्न है कि भाई अपन बात करें तो दिस सेक्शन कंटेन 6 क्वेश्चन अपने को दिए गए, 4 ऑप्शन है ABC, उसमें से एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। ये पहला पार्ट था, उसमें से उन्होंने पूरा ये सेक्शन दिया हुआ है। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे सवाल आएंगे आपको दिखाई दे जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर अपन बात करें तो मल्टीपल करेक्ट सवाल है, एक से ज़्यादा सवाल हो सकते हैं। एक मैं आपको सवाल एक्सप्लेन करता हूँ। एक ऐसे स्ट्रिंग है, एक ऐसे रॉड है जिसका वेट W है। यहाँ पे अल्फा W वेट लगाया गया है। ये रॉड ये स्ट्रिंग अलग है, इस पर अल्फा W अलग लटकाया गया है। ये एक ही स्ट्रिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना एकदम, है ना। तो ये ऐसे ये दिया गया। अच्छा, इसमें जो है अगर अपन बात करें तो इसमें जो है अगर अपन बात करें तो इसमें अगर जो अपन बात करें तो इसमें टेंशन T की बात करी जाएगी। ध्यान से समझे, W वेट यहाँ लगेगा। मैं ऑप्शंस पे तो आ ही जाऊंगा, पहले अपन समझे। मिडिल में लगेगा, बिल्कुल सही बात, ऐसे लगेगा W। ठीक है सर, तो ये अपनी सिचुएशन है। अब उसने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट O अलग है, Q अलग है। एक ऐसे स्ट्रिंग दे रखी है, ये L है, ये भी अपना L है। ठीक है भाई, तो ये एंगल अपना कितना हो गया 45। अब उसने ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन करने से पहले ऑप्शन को दिमाग में रखते हैं। सवाल करने का तरीका यही होता है कि आपको ऑप्शंस दिमाग में रखने होते हैं। ओके सर, ध्यान से देखो। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट माने गए। यहाँ के NX NY अपने को मान लेने चाहिए। इसमें टेंशन की भी बात हो रही है। एक अल्फा भी दे रखा है। ये अल्फा क्या है भाई, ध्यान देखो, रोप ब्रेक हो सकती है। अल्फा, ध्यान समझो, अल्फा W। देखो उसने क्या बोला है सवाल में, अ ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा W इज अटैच्ड एट द पॉइंट P ऑफ द बीम एज शोन इन द फिगर। उसने एक अल्फा W दिया और उसने बोला कि भाई जो अपनी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है किसकी, तो जो मैक्सिमम टेंशन है वो दे रखी है 2√2W। 2√2W मतलब इससे ज्यादा टेंशन हो जाएगी तो टूट जाएगा। तो अल्फा पे उसने कमेंट करा रखा है कि बताओ अल्फा पे क्या होगा कि ये टूट जाए। सवाल हमें को समझ में आया। अब इक्वेशन बनाना चालू करते हैं, देखते हैं अपने को, आपको इक्वेशन समझ में आएंगे। ध्यान से देखिए, ये W, ये अल्फा W, ये T/√2, ये N1, ये N2। बिल्कुल सही बात। जो T मैक्स हो सकता है वो वैल्यू अपने को ये दे रखी, बिल्कुल सही सर। अब देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो अपने को समझ में आएगा कि अपन क्या करें। सबसे पहले ध्यान सुनना, ये जो पहली इक्वेशन काई के लिए ध्यान समझना। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो। क्या बैलेंस करो, इसको A मान लो। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको क्या मान लो, A। इस A के अबाउट देखो, O या A जो आपको मानना हो मान लीजिए, अच्छे से अच्छा लगे आपको। ध्यान से देखिए, तो ये जो टॉर्क अबाउट O है, ये फ्रॉम फिगर इक्विलिब्रियम। ध्यान समझना, W इंटू L/2 अंदर। अरे हाँ सर, W इंटू L/2 अंदर, W का टॉर्क। N1 इंटू का टॉर्क O के अबाउट 0। यस सर, ध्यान देखो, अल्फा W का भी टॉर्क अंदर, अल्फा W इंटू L, ये रहा, इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो T/√2 इधर कंपोनेंट, T/√2 इधर कंपोनेंट। T/√2 जो O से पास करेगा उसका कोई टॉर्क नहीं होगा, तो T/√2 इंटू L। ओ हो, ये टॉर्क की इक्वेशन आ गई अगर आप ध्यान से देखो तो। हाँ सर, अगर तुम बहुत ध्यान देखो तो इसमें से LL कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बच गई ये वाली। पहली इक्वेशन को अगर अपन देखें तो LL हटा के देख लो आप, तो ये LL को काट दो, तो ये इक्वेशन बची W/2 प्लस अल्फा W इक्वल टू T/√2। अच्छा, अब तुम एक बात समझो पहले अच्छे से, ये T की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर अपन अल्फा को मैक्सिमम करना है तो पहले तो ये समझो तुम लोग, भाई इससे ज्यादा तो T हो ही नहीं सकता वरना टूट जाएगा। देखो, जितना अल्फा ज्यादा उतना T ज्यादा। T की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2√2W। उसको एक बार यहां रखो तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3/2। W कट गया, ये देखो, ओ हो, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 3/2। अरे हाँ सर, यानी कि अल्फा अगर 3/2 से ज्यादा हो गया तो भैया रॉड अपनी टूट जाएगी। तो पहली बात, अल्फा शुड बी लेस देन 3/2। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ आती है, यानी कि कंडीशन वेयर रोप विल जस्ट ब्रेक। इसने बोला हुआ है पीछे, एक डी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा ऐसा अल्फा। हाँ, पहली इक्वेशन से भाई एक पार्ट तो
सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं आपको बार बार कि आपको पार्ट्स ध्यान देने चाहिए। अच्छा कि भाई क्या आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो भाई एक पार्ट तो हो गया अपना, डी वाला ऑप्शन आएगा इससे। चलिए भाई ठीक है, अच्छी बात भाई। अब देखो तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और डी ऑप्शन जो दे रखा है, डी ऑप्शन पीछे दिखाता हूं आपको क्या दे रखा है डी ऑप्शन, फिर से देखो डी ऑप्शन, द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा ग्रेटर देन 1.5। करेक्ट सर, बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। आगे चलो आगे चलो, ओके ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो पीछे से इक्वेशन को ध्यान रखना है, ये वाली को w/2 प्लस अल्फा w t/√2, मैं वहां लिख लेता हूं, इस अगले वाली लाइन पे लिख लेता हूं ताकि आप भूलो नहीं। ये रहा, क्या आई थी, w/2 प्लस अल्फा w इक्वल टू t/√2, ये इक्वेशन आई थी पीछे फर्स्ट, इसको ध्यान में रखना भाई। ठीक भाई, अब देखो ध्यान से, अगर तुम इसको पीछे डायग्राम को ध्यान से देखो, तो डायग्राम को वापस बताता हूं, यहां पे एक बार बना देता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। ध्यान से देखो, ऐसे था, अरे हाँ ये आया था n1 और ये आया था अपन ने n2, याद है, हाँ सर यहां पे अपन ने ऐसे लिया था, ये n1 और ये n2। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो t है इसका एक इधर तो अपना आया w और इधर आया अपना lw। यस सर बिल्कुल सही। अच्छा ध्यान देखो तो इधर आया t/√2 और इधर भी कितना आया t/√2, बिल्कुल सही सर। अगर हॉरिजॉन्टल में देखो तो n1 इक्वल टू t/√2, अरे हाँ सर n1 इक्वल टू t/√2। अब ये क्या करा समझना अच्छे से, ये क्या कर रखा है, ध्यान समझिए क्या कर रखा है, ये n बराबर करता, ये इक्वेशन समझ में आई, n1 बराबर t/√2। हाँ सर n1 बराबर t/√2, क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा सर बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन आ गई। अब तुम ऑप्शन से मैच कराने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अच्छा t/√2 की वैल्यू ये रही, यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है ये t/√2 की ये वाली इक्वेशन है, यानी कि n1 की रियल वैल्यू, n1 की ऐसे वैल्यू लिखी जा सकती है क्या, w/2 प्लस अल्फा w इक्वल्स टू t/√2। हाँ ये तो ठीक है, अपने को क्लियर है। अगर तुम ध्यान देखो तो उसने पीछे क्या दे रखा है, उसने पीछे दे रखा है, ऑप्शन देखना तुम लोग, ध्यान देखना ऑप्शन देखना, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा 0.5। क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n1 है जो अपन पढ़ रहे थे, उसमें अल्फा की वैल्यू 0.5 रखो, और क्या W आ रहा है, देखो देखो, ओ हो, अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या रखो, अल्फा की वैल्यू रखो हाफ 0.5, तो ये हो गया w/2 इक्वल टू W, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरे हाँ सर, तो डी करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। अब देखो वर्टिकल में n2 प्लस t/√2 w प्लस अल्फा w, देखो n2 प्लस t/√2 प्लस w प्लस अल्फा w, t/√2 की इक्वेशन ये रही, रख दो यहां पर w/2 प्लस अल्फा w, w प्लस अल्फा w, अल्फा w ने अल्फा w को मार दिया, n2 की वैल्यू आई w/2। ओ हो, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है। अरे हाँ एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है, ए ऑप्शन, ध्यान से देखो पीछे देखो, ध्यान दिखाई देगा, ये रहा, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। हाँ यानी कि ए भी अपना सही है, तो सर ए सही हो गया, बी सही हो गया सर, डी सही हो गया सर। एक सवाल बच रहा है सी, देखते हैं पीछे क्या कह रहा था वो सी। ओके, द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। ओके तो भाई कुछ नहीं करना, कहां गया, हाँ ये वाली इक्वेशन देखो, अल्फा की वैल्यू क्या रखें, अल्फा की वैल्यू रखो 0.5, तो t/√2 की वैल्यू क्या है, w/2, देखो प्लस w/2 w t/√2, तो t की वैल्यू है √2w, यानी कि सी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। तो आंसर क्या क्या आया, आंसर आया ए बी डी। प्योर रोटेशन का सवाल, किसका सवाल, प्योर रोटेशन के टॉर्क बेस्ड सवाल नॉर्मल क्लासों में खूब कराते हैं, मतलब जिसने क्लास करी होगी पूरा एक सेक्शन इसमें कराते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ढंग से नोट्स पढ़े होंगे ना तो सिलेक्शन पक्का है, गारंटी है मेरी, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं आपको 110%। जिसने नोट्स पढ़े होंगे ना ढंग से, लेक्चर देख लिए होंगे ना जिन्होंने, उनका सिलेक्शन तो हो जाएगा। जाहिर सी बात है रैंक लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर सिलेक्शन हो जाएगा। सवाल ही वहीं से आए, देखो आ जाओ भाई, अच्छी बात भाई। ओ हो, अब दूसरा सवाल करते, पहला सवाल क्लियर हो गया, यस, टेंशन मत लो, पहले 6 सवाल ज्यादा टाइम लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट है। ओके सर बहुत बढ़िया। अब बोला सोर्स अप्रोचिंग विद द स्पीड u टुवर्ड्स द ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ l इज एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी fs, द फर्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड
बेसिकली एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v and f naught is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combination of u and fs will be the sound reaching the pipe lead to a resonance? ध्यान से समझते हैं, अपन क्लैरिटी रखते हैं. मान लीजिए आपका सोर्स है जो u रफ्तार से आ रहा है, ये आपका ओपन ऑर्गन पाइप है. अगर आपको पता हो तो इसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बन सकती है वो ये वाली होती है, लैम्डा बाई 4L वाली. तो v बाई 4L टाइप चीज हो रही होती है, उसको उन्होंने f नॉट मान लिया. क्या उसी के टर्म्स में 1, 3, 5 ऐसा चलते हैं? अरे हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स छोड़ रहा है. पर जो यहां पर ऑब्जर्वर होगा, जो यहां पर ऑब्जर्वर होगा, उसको क्या सुनाई देगा? उसको सुनाई देता है ये वाले फॉर्मूले से. ऑब्जर्वर कौन? बेसिकली अपना जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है वो क्या बन गई? ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो गया, सोर्स चल रहा है. तो देखो सोर्स नीचे आता है, पास आ रहा है तो नीचे माइनस आएगा. तो ध्यान से देखो, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो v बाय v माइनस u इंटू fs, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हुई. अब कुछ नहीं करना है, सारे ऑप्शंस में ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें रेजोनेंस हो सके. इसमें रेजोनेंस होने के लिए ये और ये बराबर होना चाहिए. और सॉल्व करने पर n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए. अब पीछे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखो. पहले आप देखो क्या मैं फिर लिखता हूं, v बाई v माइनस u इंटू, ये समझ में आई इक्वेशन? अरे हाँ, fs इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू f नॉट. अब आपको ना पीछे ऑप्शंस दे रखे हैं 4, चेक करना पड़ेगा किसको सॉल्व करने पर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है. जिसके लिए आ रही है वो वाली हार्मोनिक हो सकती है, वरना हो नहीं सकती. अब देखो पीछे देखते हैं ऑप्शन, कोई भी एक सॉल्व कर लेता हूं, बताओ आपको. देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो चले कौन सा अपन कौन सा एक में तुम्हें सही वाला करके बताता हूँ, एक गलत करके बताता हूँ, बाकी तुम्हें समझ में आ जाएगा. आंसर क्या दे रखा है इसका? AD. तो मैं तुम्हें A पहले करके बताता हूँ. U 0.8 और fs इक्वल टू f नॉट. तो 0.8 v नॉट और fs इक्वल टू f नॉट. ओके सर, बस अब रख दो. तो v की वैल्यू कितनी है? ये किसकी वैल्यू है? बेसिकली ये वैल्यू है u की. बिल्कुल सही. तो v बाई v माइनस 0.8v और fs की वैल्यू कितनी? f नॉट इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू एफ नॉट. एफ नॉट ने एफ नॉट को मार दिया, v ने v को मार दिया, तो 1 बाई 0.82 इक्वल टू 2n माइनस 1. बिल्कुल सही सर. यानी कि ध्यान से देखो तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 5. अरे हाँ सर, तो n की वैल्यू इंटीजर ही आएगी. देखो 3. अरे हाँ, बिल्कुल सही सर. मतलब क्या ये आंसर करेक्ट है? अब देखिए इनकरेक्ट रख के बता देता हूं ताकि तुझे फील आ जाए. बाकी चारों चेक करने थे, आंसर ए और डी था. अच्छा, दूसरा एक गलत वाला उठाते हैं. आंसर एडी थी ना, तो अपन एक काम करते हैं, अपन सी वाला उठा लेते हैं. 0.8v और fs इक्वल टू 0.5 f नॉट. ठीक है, तो 0.5 f नॉट यहां पे रखते हैं. देखो v बाई, ये वाला सी ऑप्शन कर रहा हूं अब. ठीक है, ये ए ऑप्शन था. ठीक है भाई, तो v बाई v माइनस 0.8v, बिल्कुल सही सर, इंटू 0.5 f नॉट. ओके, इक्वल टू 2n माइनस 1 एफ नॉट. एफ नॉट ने एफ नॉट को मार दिया. ध्यान से देखो तो ये वैल्यू आई, कितना हो गया? 1 पॉइंट, ये हो गया 0.5. ये मैंने सही करा ना? पीछे मैं देख रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं करी. 0.8v और एफ एस इक्वल्स टू 0.5 एफ नॉट. हाँ ठीक है सर, ये वाला बिल्कुल सही जा रहा है सर. तो 0.5 एफ नॉट, तो ये हो गया 1 बाई 0.2, बिल्कुल सही. और ये हो गया 0.5. तो 5/2 आ गया 2.5. 2n माइनस 1 अगर 2.5 आ रहा है तो n की वैल्यू कैसे इंटीजर आई? अरे हाँ, 2n माइनस 1 1 3 5 7 कुछ ऐसा आना चाहिए था. अरे हाँ, 2n माइनस 1 कैसा आना चाहिए था? 1 3 5 7. ऐसा नहीं आया. अगर ऐसा नहीं आया तो ये गलत हो गया. ऐसे चारों ऑप्शन चेक करने थे एक बेसिक फॉर्मूला बनाकर. चेक जितने अच्छे से कर पाओगे एडवांस में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारे ऑप्शंस को चेक करो. तो ध्यान देखो, तो सवाल बहुत टफ नहीं था, ये कैलकुलेशन थी. अपने को बेसिक चलना है, आगे बढ़ना है. फॉर अ प्रिज्म एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक, पहले मैं सवाल बताऊं. 60 डिग्री का एंगल है, इसको 60 डिग्री का एंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. n1 n2 दो में तोड़ दिया. अच्छा ठीक,
उसने बोला कि द रिफ्रेक्टेड इंडेक्सेस ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर रेस्पेक्टिवली n1 and n2. n2 बड़ा है n1 से, as shown in the figure. The angle of incidence I is chosen such that the incident light rays will have minimum deviation if n1 equal to n2 equal to n equal to 1.5. For the case of unequal refracted index, ध्यान सुनना, as shown in the figure, the angle of incidence I is chosen such that अगर ये 1.5 है तो for the case of unequal refracted indexes n1 equal to n and n2 equal to n plus delta n, the angle of emergence is I plus delta I. Which of the following statements are correct? पहले आप समझो, अगर ये पूरा प्रिज्म 1 है और ये 1.5 है, कंफ्यूज मत होना, तो ध्यान सुना उसने क्या बोला, as shown in the figure, the angle of incidence I is chosen. I की वैल्यू क्या है उसके लिए बोला कि अगर n1 n2 बराबर है और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, हो n1 n2 बराबर है और मिनिमम डेविएशन, मतलब ये एक ही प्रिज्म हो गया 1.5 का, बिल्कुल सही। अब सोचो ये अगर 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, बोला हुआ उसने 60 डिग्री। अब सोचो कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो सर I बराबर E होता है और R1 बराबर R2 इक्वल टू A/2 यानी कि 30 डिग्री होता है। हो यानी कि ये, अच्छा ऐसे पैरेलल निकलती है रे, याद हो तो ये 30 डिग्री, यस सर रे, बिल्कुल पैरेलल निकलती है ऐसे, अरे हाँ ये 30 होता है और ये भी 30 होता है, अच्छा, और ये E होता है जो E बेसिकली फिर से I के बराबर होता है, बिल्कुल सही। ये कब? जब n1 बराबर n2 है और वो 1.5 के बराबर है। तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू 1.5 यानी कि 3/2 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2, यानी कि साइन I की वैल्यू क्या आई? 3/4। ये बात याद रखना आप, ये फिक्स हो गया, I चेंज नहीं होगा। अब साइन I के लिए क्या आ गई? 3/4। मैं इसका थोड़ा छोटा सॉल्यूशन दूंगा इसलिए पूरा इसको बता रहा हूं। साइन I इक्वल टू 3/4। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। तो साइन I इक्वल टू 3/4। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, ठीक है सर। अब सुन, अब हुआ क्या, तुम एक बात समझो, अगर मैंने n1 n2 को अलग कर दिया, अगर मैंने n1 n2 को अलग कर दिया तो क्या हुआ, ध्यान से समझो, I तो वही है तो R1 तो 30 ही है। अरे हाँ, अच्छा जो रे सीधी घुसी, अब ये भले प्रिज्म अलग हो गया पर इस पे तो 90 पे गिरी, तो ऐसे 90 पे निकल गई, तो R2 फिर से 30 है। अरे हाँ सर, अरे रे तो बेस के सीधी आई थी ना, तो अगर आपने इसको दूसरा प्रिज्म भी बना लिया तो भी रे तो सीधी निकलेगी। R2 तो अभी भी 30 है पर N2 चेंज हो गया है। अरे हाँ, तो यहां फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ। अच्छा, यहां पे फिर से स्नेल्स लॉ लगाओ, देखो क्या लगाएंगे, N2 इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन E। अब N2 चेंज होगा तो E चेंज होगा। अच्छा, N2 N1 प्लस डेल्टा N है। अरे हाँ, N1 प्लस डेल्टा N, छोटा सा चेंज। ओके सर, ध्यान से सुनना जो कहने वाला हूं, बढ़िया से आराम से आ जाएगा। अब देखो, यानी कि N2/2 इक्वल टू साइन E। ओके, अच्छा देखो, अच्छा बेसिकली सोचो तो ये साइन E और I बराबर है जो पहले वाला था। सोचो जब मैं N2 को थोड़ा चेंज करूंगा, N1 जब N2 के बराबर है तो I और E के बराबर है। हाँ सर, अब N2 को थोड़ा चेंज करूंगा तो E चेंज होगा। डिफरेंशिएट करके देखो थोड़ा थोड़ा चेंज के लिए, तो dN2 क्या चीज, dN2। ओके, dN2 यानी कि डेल्टा N2 या डेल्टा N/2 इक्वल टू cos E। अरे हाँ, cos E dE। साइन E का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos E। अरे हाँ, अब देखो साइन I की वैल्यू क्या आई थी पीछे, साइन I की वैल्यू आई थी सर 3/4। हो, तो cos I या cos E की वैल्यू क्या आई, cos I ही तो E है। अरे हाँ सर, तो cos I की वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखो, 16 - 9 √7/4। तो यहां रख दो, cos I cos E एक ही बात है, क्योंकि उस cos E में तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो dN2 इसे लिख लो डेल्टा N/2 इक्वल टू, ध्यान से देखो तो cos E I की वैल्यू √7/4। बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान सुनना, √7/4। ओके सर, तो √7/4 इंटू डेल्टा E।
सो डेल्टा ई इज बेसिकली, डेल्टा ई पे क्यों भी कमेंट करा हुआ है ये 2, तो 2/√7 डेल्टा एन। इससे आपके ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे, इससे आपके ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे। सो डेल्टा ई इक्वल टू 2/√7। ये थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए मैंने अच्छे से बताया है इसको। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। आ जाओ बस। अब देखो ये अपना आ गया ना, डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू ये। तो अगर अपना ये रिलेशन है तो मैं आपको पहले पीछे से ऑप्शन पढ़ता हूं। देखो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन। ध्यान से देखो, डेल्टा ई की वैल्यू उसने क्या बोला, ध्यान समझो। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज ग्रेटर देन, डेल्टा ई की वैल्यू तो कम हुई, अरे हाँ तो ए गलत हो गया। अब देख उसने दूसरा ऑप्शन क्या पूछा, ध्यान समझना। उसने बोला डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। हाँ सर ये सही है सर, बिल्कुल सही सर, प्रोपोर्शनल आया, बिल्कुल सही। अब जो डेल्टा ई लाइज बिटवीन 2 into 3 मिली रेडियंस, इफ डेल्टा एन की वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा एन की वैल्यू 2.8 into 10⁻³ हो देखो तो निकाल लेते हैं, कहां गया, ये रहा। देखो कितनी दे रखी है, 2.8। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, 2/√7 इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ ओके सर। सॉल्व करोगे ये आपको मिली रेडियंस तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2.1 समथिंग ऐसा आएगा। तो आंसर आपका सी भी सही हो जाएगा, ये वाला आंसर आएगा। देखो बोलो क्लियर? हाँ सर, ऐसे आंसर आ गया, बढ़िया तरीके से सवाल कर लिया अपन ने। आंसर सी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, सच्चाई है सर, 110% सही है सर। ओके चलो भाई, ये अपना सवाल था तीसरा, और भाई मल्टीपल करेक्ट था, अपना हो गया। चौथा सवाल थोड़ा फटाफट बताता हूं। याद करो क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई होगी तो बताया होगा एक पॉइंटिंग वेक्टर, इसे बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। अगर तुमने पढ़ा हो तो कोई बात ही नहीं, पढ़ा हो तो छोड़ दो। ध्यान से देखो, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाया जाता है क्लास में एक। खैर हमें तो ये उसका सवाल है, किसका सवाल है, हमारे लिए सवाल है किस चीज का, हमारे लिए सवाल है यूनिट डायमेंशन का। तुम तो ऐसे समझो कि ई क्रॉस बी, हमें क्या मतलब, हमें तो, हमारे लिए तो अगर अपन समझे तो हमारे लिए तो कोई ऐसी इक्वेशन है, देखो ध्यान से, ई बी बाई म्यू नॉट टाइप है ना, हमें तो डायमेंशन से मतलब है। अब देखो तुम्हें अगर पता हो तो ई बाई बी इक्वल टू सी लिख देते हैं अपन। हाँ सर, तो देखो बी को लिख लो, ई को लिख लो, कहाँ गया अपना, सही तो कर रहा हूँ? हाँ ई बी बाई म्यू नॉट है ना, बिल्कुल सही चल रहा है सर। तो देखो अपन क्या करें, अपन एक काम करते हैं, ई को लिख लेते हैं बी सी, बिल्कुल सही। तो ये हो गया, या बी को लिख लेते हैं जैसे अपना ठीक लगे, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे ना, तो ठीक है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर से कंपेयर करा देता हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आ जाओ देखो भाई, अब अपन क्या करें कि मान लेते अपन बी को लिख लेते ई बाई सी, ठीक है। देखो ध्यान से, वैसे तुम्हें पॉइंटिंग वेक्टर पता होगा, अगर नहीं पता है पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ते हैं वैसे, ये सॉल्यूशन तो वो मान के बताएगा कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है ना। अगर वो पता है तो डायरेक्ट ही पता होता कि पावर अपॉन एरिया होता है, तो आंसर आ ही जाएगा। अब बेसिकली मैं आपको उसको ऐसे नॉर्मल तरीके से करके बता रहा हूं कि भाई ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, तो ई बाई बी इक्वल टू सी होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल सही। तो अपन इसको लिख लेते हैं बी को ई बाई सी, तो ये हो गया ई स्क्वायर बाई सी म्यू नॉट। बोलो क्लियर है? एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एनर्जी डेंसिटी होती है आपकी, याद है आपको एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोलो क्लियर है? हाँ सर, तो वो हाफ एप्सिलॉन नॉट, एक और यहाँ पे लिख लो, बिल्कुल सही, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर भी लिख लो, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की यूनिट एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। हाँ सर, तो ये एनर्जी डेंसिटी बाई सी, अच्छा, म्यू नॉट ई नॉट हो जाएगा। अरे हाँ सर, अब सोचो C क्या होता है, C बेसिकली होता है 1/रूट म्यू नॉट ई नॉट। तो ध्यान से देखो, तो ये अगर अपन बहुत ध्यान समझे तो अपने समझ में आएगा, ये C, ये फिर से ऊपर C स्क्वायर बन जाएगा। तो ये कटकर
गड़बड़ नहीं करनी है। ये कटकर एनर्जी डेंसिटी, ये सी, ये 1/√μ0 c², तो सी स्क्वायर बन गया, एक सी ने सी को मार दिया, तो एनर्जी डेंसिटी इंटू सी टाइप चीज बन गई वो। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू सी। ओके, सी को मीटर पर सेकंड रखो, एनर्जी आप जानते हो हाफ mv² टाइप, कुछ भी लिख सकते हो उसको, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू kg वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो आपको यूनिट दिखने लग जाएगी साफ साफ। जब ये यूनिट दिखने लग जाएगी तो पावर कैन बी रिटर्न एज ये वाली यूनिट आ जाएगी। आपको क्लैरिटी समझ में आ रही है? देखो कैसे लिखा, एनर्जी क्या लिख सकते हो, F.ds भी लिख सकते हैं उसको, एनर्जी को। तो देखो F.ds लिखोगे तो एक वॉल्यूम का L चला जाएगा और मीटर पर सेकंड का एक L चला जाएगा, तो F/LT दिखेगा। अब जो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं उनमें से देखो किसकी ये यूनिट आ रही है। बेसिकली ये यूनिट निकाल के आपको कंपेयर करना था बस। अब जैसे तुम्हें अच्छा लगे, अगर तुम्हें डायरेक्ट पॉइंटिंग वेक्टर पता था, पॉइंटिंग वेक्टर में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्लास में पढ़ाया जाता है, E क्रॉस B और μ0 जो डायरेक्शन भी देता है। E क्रॉस B बेसिकली एनर्जी फ्लो को बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। चलो भाई ठीक, तो अपने आप सवाल हो जाएगा, आंसर आएगा B और D। तुम इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। रिटर्न सॉल्यूशन पॉइंटिंग वेक्टर मान के मैंने नॉर्मल से कर दिया। अब आप सोच सकते हो क्या यूनिट आ रही है, यूनिट आ गई ना, उसको कंपेयर कर लो, जो जो भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे उनमें उसकी उनकी कौन सी आ रही है यूनिट डायमेंशन से, नॉर्मल। ठीक भाई, एक और देखो, 5वां सवाल। हैवी न्यूक्लियस, भाई एक न्यूक्लियस है जो N फिजन हुआ प्योर क्यू में टूट गया। ये बेसिकली ध्यान से देखो तो डेल्टा M दे रखा है, क्या ये डेल्टा M, डेल्टा दे रखा है। और अपन जानते हैं एनर्जी होती है, जो एनर्जी किसी भी रिएक्शन में निकलती है निकलती है डेल्टा MC², तो वो बेसिकली डेल्टा C² बन जाएगी। MP, MQ, MN उनके मास दे रखे हैं और फिर ये कहानी दे रखी है। पहली बात, जो भी एनर्जी रिएक्शन में निकलती है, कुछ ऑप्शन डायरेक्ट दिखेंगे, जो भी एनर्जी निकलती है वो डेल्टा MC² होती है, यहां पर हो गई डेल्टा C²। ये एनर्जी जाती कहां है? जो P और Q बम की तरह टूटते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में तो जाती है। तो EP प्लस EQ, EP एंड EQ आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ P एंड Q। तो जो एनर्जी रिएक्शन में निकलती है वो जो रिएक्शन एनर्जी बोलते हैं कि ये एनर्जी गई कहां, किसी भी रिएक्शन में डेल्टा C², डेल्टा MC², जिसको आप 931.5 याद है, डेल्टा M को AMU रख के करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो वाली क्या डेल्टा MC², डेल्टा C², डेल्टा M तो डेल्टा दे रखा है ना, डेल्टा C² एनर्जी गई कहां, ये इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में तो गई। तो EP प्लस EQ इक्वल टू डेल्टा C², ये तो परफेक्टली सही है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरी बात, जब हम फूटेगा P और Q का, मैं आगे सॉल्यूशन दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा। पहले तो क्या ए डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, क्या ए डायरेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अब देख, बम फूटा, क्या कंजर्व रहता है? मोमेंटम। तो भैया MP VP इक्वल टू MQ VQ। ओके सर, तो VP बाई VQ इक्वल टू MP MQ, ऑप्शन सी यही है, बिल्कुल सिंपल, मोमेंटम कंजर्वेशन आंसर। ये वाला तो आप पता पड़ ही गया, ए वाला अपना बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अब देखो, जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है तो P²/2m है, तो P²/2mP EQ P²/2mQ। अच्छा ध्यान से देखो, तो P² P तो दोनों का सेम है ना, क्यों? मोमेंटम सेम है। अरे हाँ सर, तो P²/2mP प्लस P²/2mQ इक्वल टू डेल्टा C²। ये हमने कहां से लिखा? ये हमने लिखा EP प्लस EQ इक्वल टू डेल्टा C²। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो, इससे क्या निकाल लेंगे? P। अरे क्या निकाल लेंगे? P। हाँ सर, तो निकाल लो P, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है, निकाल लेते हैं, आ जाओ भाई। देखो भाई, लो भाई, तो EP P देखो 1/MP 1/MQ डेल्टा C², दिस इंटू दिस इंटू दिस डेल्टा C² म्यू। तो ये C की वैल्यू बाहर आ गई, P की वैल्यू आ गई, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे दे रखा है क्या? पूरा सॉल्यूशन करके बता दिया? अरे हाँ। अच्छा, ऑप्शन बी कौन सा था जो इनकरेक्ट हुआ? ध्यान से देखो, वो उसने ऑप्शन बी ये वाला दे रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ, नहीं कहां गया, ये वाला EP निकालना है आपको। EP कहां से निकालेंगे? ध्यान समझना एकदम। पहले बताओ, क्या डी वाला समझ में आया? समझ तो आया सर, ये वाला ठीक। अब जो अपने को EP निकालना है वो कैसे निकालना है? देखो, नॉर्मल सवाल क्लासों में कराए जाते हैं, खूब नॉर्मल है, बिल्कुल ध्यान से। अपने को P²/2mP दे रखा है, P²/2mQ दे रखा है, अपने को PP की वैल्यू अपने को दे रखी है, ये रही। अपने को निकालना क्या है? पीछे देखें, हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है EP
ईपी की वैल्यू निकालनी है अपने को डेल्टा की टर्म्स में, तो ईपी प्लस ई क्यू, ध्यान से देखो ये रहा ईपी प्लस ई क्यू हो इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर। अब आपको क्या है, एक बात समझनी पड़ेगी कि दोनों का मोमेंटम सेम है, तो मोमेंटम ऑफ P इक्वल टू मोमेंटम ऑफ Q, बिल्कुल सही बात, मोमेंटम ऑफ P और मोमेंटम ऑफ Q बराबर है। ठीक सर, बिल्कुल बढ़िया। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम बेसिकली होता है 2mp 2m काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं mp इंटू ep इक्वल टू mq इंटू EQ। अब देखो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से EP निकल आएगा। तुम्हें नहीं आई बात समझ? अरे बोलो भाई, ये कैसे आया पहले बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो PP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे, 2mp EP, काइनेटिक एनर्जी तो EP हुई ना, 2mq EQ, 2 कट गया, ये बच गया। और ये बताया अपने को क्या इन दोनों में EP और EQ निकाला जा सकता है। ध्यान से देखो, तो EQ की वैल्यू लिख देते हैं। EQ की वैल्यू क्या है, EQ की वैल्यू आई MP EP अपॉन MQ। इसको उठाकर यहां रख दो चाहो तो देखो क्या आएगा, EP कॉमन आ जाएगा 1 प्लस MP बाई MQ इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। ओके, तो EP की वैल्यू क्या आई, EP की वैल्यू आई MQ डेल्टा सी स्क्वायर अपॉन MP प्लस MQ। अच्छा, पीछे ऑप्शन में देखते देखा क्या है, ओहो MP है ऊपर, हमारा क्या आया है, MQ आया है। इसका मतलब बी ऑप्शन गलत हो गया है, बी इनकरेक्ट। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो आंसर आया ACD। क्या आया, ACD। चलो भाई बोलो क्लियर है क्या ये, अरे सोच लो। हाँ सर, परफेक्टली, बात बढ़िया, शानदार जानदार हम सफर। चलो भाई अब देखो छठा सवाल, ये पेपर के कुछ चुनिंदा अच्छे सवालों में से, इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन नहीं है पर दिमाग चलाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनना, पहले सवाल को पढ़ो फिर मैं इसका आपका आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनते हैं। इधर देखो, पहली बात, दो रिंग हैं ऐसे, R रेडियस की, I1 ऐसे I2 ऐसे। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो ये 2R और R, अच्छा इसने बोला हुआ है कि I2 2I1 से ज्यादा है। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, पहले अपन कुछ बातें सेंटर पे देखें। सेंटर पे अगर देखें अपन तो इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और उस वाले की वजह से अंदर है। अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पे थोड़ा कमेंट करें तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 बाई 2R, सॉरी R, हाँ म्यू नॉट I बाई 2R अंदर, नहीं बाहर, बिल्कुल सही, माइनस म्यू नॉट I2 बाई 2 इंटू 2R दैट इज 4R। ये समझ में आया। अगर तुम बहुत ध्यान देखो तो बोला I2 अगर 2I1 हो जाए ना, सोच के देखो, I2 अगर 2I1 हो जाए तो 0 हो जाए। अरे हाँ, I2 अगर ये 2I1 हो जाए तो ये 0 हो जाए, पर I2 बड़ा है 2I1 से, मतलब ये वाली डोमिनेट करेगी, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। लो भाई, तो ये तो हमें समझ में आया कि I2 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। ये क्लैरिटी काम आएगा इसलिए बता रहा हूं। खैर, बी वेक्टर xy इज परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। ध्यान समझो, बी वेक्टर किसी भी इस xy प्लेन में इज परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन एट एनी पॉइंट। ये क्यों ऐसा बोल रहा है समझो अच्छे से। किसी भी रिंग जो ऐसे होती है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है, तो जो रिंग का प्लेन होता है ना, चाहे वो अंदर हो चाहे वो यहां हो, होती परपेंडिकुलर ही है। उसके प्लेन में तो या तो ऐसे आ रही होंगी या ऐसे जा रही होंगी। तो रिंग का प्लेन जिसमें रिंग है उस प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, अंदर बाहर अलग अलग हो सकती है, पर होगी परपेंडिकुलर। और हाँ, तो इनकी रिंग के प्लेन्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो बाहर हो अलग बात है, पर होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अरे हाँ सर, सो कहीं पे भी XY प्लेन में ले लें, इस परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर,
बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक भाई, तो बी वेक्टर x, y इज परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन एट एनी पॉइंट दिस। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। दूसरा पार्ट कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जाहिर सी बात है जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको आप ऐसा समझें, आपने अगर पढ़ा भी होगा कि कोई भी जो रिंग होती है उस रिंग को अपन रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी मैग्नेट से। अब तुम खुद समझो, जैसे अगर मैं इन दोनों रिंग्स को ऐसे समझूं तो आपको ये समझ में आएगा कि एक रिंग ऐसे, दूसरी रिंग ऐसे। अगर एक में करंट ऐसे बह रहा है तो दूसरी में करंट ऐसे बह रहा है। हाँ सर, तो आप समझो कि एक अगर मैग्नेट ऐसे बनेगी नॉर्थ साउथ की, तो दूसरी उल्टी बनेगी साउथ नॉर्थ की। मैं थोड़ा गिचपिच कराया पर वो बात समझने की है। अब मैग्नेट से किसी भी XY प्लेन पर, इस XY प्लेन पे जो भी ये मैग्नेट्स बनी आपकी ऐसे, अरे हाँ सर, इनसे किसी भी XY प्लेन पे, यानी कि उनके प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि सोचो ऐसे मैग्नेट है, उससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो डिपेंड करेगी उसकी दूरी से। सोचो ऐसे, ये दूरी कुछ भी उस XY प्लेन में अगर अपन चल रहे हैं तो आप ऐसे समझो कि अगर आप XY प्लेन को ऐसे समझ रहे हो और आपकी मैग्नेट ऐसे है, तो यहां से किसी भी XY दूरी पर क्या इसी की प्रोपोर्शनल होगी x² + y²। हाँ सर, यानी कि बी भी सही है, यानी कि बी भी सही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। लो भाई, बी भी सही है। अब सी सुनना, सी क्यों गलत है, लॉजिक ध्यान से सुनना तभी बात समझ आएगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सी को सुनने के लिए। सी पहले पढ़ो कह क्या रहा है, ध्यान समझो। ये तो अपना हो गया, ये हो गया। सी कह रहा है कि ये तो अपने को ठीक है सॉल्यूशन दे रखे हमने, मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। देखो यहाँ समझाता हूँ। सी क्या कह रहा है समझो कि इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर r लेस देन 0। अपन बेसिकली मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझो। ये रहा, अलग से बनाता हूँ, थोड़ी और फील आएगी। देखो ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक सर, अगर तुम ध्यान से देखो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बिल्कुल सही सर। अब तुम एक बात ध्यान समझो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस रिंग के जस्ट अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ए पॉइंट पर जस्ट अंदर, तो आप बायट-सैवर्ट लॉ से देखो, ये जो पास वाला डीएल होगा ना, ये डोमिनेट करेगा 110%। अरे हाँ, बाकी सब भूल जाओ, उनकी वजह से भी कुछ होगा। पर अगर इससे दूरी, इस छोटे से सेगमेंट डीएल से, इस छोटे सेगमेंट को देखो ऐसे, ये डीएल हो गया पास वाले से, डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी और ये डोमिनेट करेगी। क्यों क्यों भैया? अपना बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है? μ0 I dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई मॉड ऑफ r वेक्टर का क्यूब। हाँ सर, तो सोचो यहां अंदर है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पक्का बाहर है, इस जगह पे पक्का बाहर है क्योंकि डोमिनेट करेगा। तो बीच में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तुम बोलोगे सर इसके पास आपने बाकी को क्यों नहीं वो करा? अरे मान रहे हो कि बाकी की वैसे होगी, बट डोमिनेट यही करेगा क्योंकि भैया r टेंडिंग टू 0 हो गया। अरे हाँ, तो वही डोमिनेट करेगा। तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं 0 जरूर हुआ होगा। अरे हाँ, ये बहुत बढ़िया लॉजिक था और बहुत शानदार बात थी। इसलिए सी वाला गलत है क्योंकि उसने बोला कि अंदर r लेस देन r पर, देखो क्या बोला उसने, उसने बोला r लेस देन r पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, पर कहीं ना कहीं तो जीरो हुई है। ये हमारा कॉमन सेंस कह रहा है, मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है। अब देखो उसने क्या बोला, डी ऑप्शन,
bx, y points normally outward from the xy plane for all the points between the two loops. किसकी बात करी? Between the two loops. यहां देखो, इसकी वजह से ध्यान समझना, इस I1 की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, पर I1 की वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये I1 की वजह से, और I2 की वजह से, और I2 की वजह से, अरे हाँ I2 की वजह से भी अंदर है, अरे हाँ ध्यान देखना, अगर मैं बीच में कहीं पॉइंट लूं तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और I2 की वजह से भी अंदर है, तो नेट तो अंदर ही हुई, तो आउटवर्ड कैसे हो गई? तो ये गलत, इनवर्ड है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या कहानी समझ आई? तो ये 6 सवाल थे जो पेपर 2 के मल्टीपल करेक्ट थे, और ये वाकई अच्छे सवाल थे। इनमें कंफ्यूजन रहता है, गलती करने के चांसेस होते हैं। इसका आंसर सिर्फ था ए और बी। अच्छा है, टफ सवाल में काउंट हो सकता है, इसमें कोई दिमाग मतलब सॉरी इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, पर दिमाग चलाना था। अच्छा सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ठीक, सेक्शन 2 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन। तो बेसिकली 3 बड़े से बड़े सवाल, 2-2 सवाल छोटे छोटे पैराग्राफ टाइप। सुनते चले, समझते चले, समझे। इस सवाल का है ना, मैं सॉल्यूशन तो लंबा है, मैं स्मार्ट सॉल्यूशन देना चाहता हूं ओरली, मतलब एक आध लाइन लिखूंगा बस, मजा आएगा सॉल्यूशन सुन के तुमको। अब सुन देख, उसने पहले सवाल को समझो। एक प्लास्टिक बॉटल है, उस प्लास्टिक बॉटल में ये ऐसे ना लिक्विड भरा हुआ है जिसका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है पर सीसी। यहाँ पे एक क्लिप टाइप चीज मान लो या एक टेस्ट ट्यूब मान लो जो फंसी हुई है उस ग्लास में। अच्छा वो उल्टी है, उसका मास दे रखा है 5 ग्राम। ठीक सर, ध्यान सुनना है, स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, घिसने वाला सॉल्यूशन आपको पीपीटी में मिलेगा, मैं स्मार्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, ध्यान सुनो। अब 2.5 ग्राम पर सीसी इसकी डेंसिटी है, किसकी? इसकी। ओके, अब तुम एक बात ध्यान समझो, पहले 5 ग्राम और 2.5 ग्राम पर सीसी किसकी डेंसिटी है? ये जो आपको टेस्ट ट्यूब दे रखी है। अच्छा, तो 2.5 ग्राम पर 5 ग्राम, यानी कि अगर तुम देखो तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई? वॉल्यूम ऑफ टेस्ट ट्यूब, कोई मास दे रखा है 5, तो 5/2 तो भैया आया 2 सीसी। अच्छा 2 सीसी, मतलब तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये जो आपको दे रखा है ना, ये वॉल्यूम है 2 सीसी। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो जो एयर है, जो ट्रैप्ड एयर है, वो ट्रैप्ड एयर कितनी है, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, ध्यान समझना, वो वॉल्यूम दे रखी है 3.3। अरे तुम अगर बहुत लॉजिकली सोचो तो शुरुआत में जब प्रेशर P0 है, शुरुआत में प्रेशर क्या है? P0। ध्यान समझना, प्रेशर कितना है? P0। द बॉटल इज सील्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो समझो 2 सीसी और 3.3 सीसी, जो एयर ट्रैप्ड है वो 3.3 सीसी है, और जो वॉल्यूम किसकी है? टेस्ट ट्यूब की, 2 सीसी। तो तुम ध्यान से देखो, इनिशियली स्मार्ट सॉल्यूशन ध्यान सुनना, वैसे मैं ओरली भी कर सकता हूं। इनिशियली 5.3 सीसी वॉल्यूम पर बायंसी लगेगी। अरे हाँ सर, 5.3 वॉल्यूम पर तो बायंसी लगेगी। अच्छी बात, अब क्या करें सर? ध्यान से देखो, ओहो, अपवर्ड फोर्स लगाएगा, लिक्विड फोर्स लगाएगा, वॉल्यूम पर बायंसी लगेगी। अब क्या करें? ध्यान से समझे, बायंसी के बारे में से कहीं बोल रखा है? नहीं बोला, अपन तो समझ लेते हैं। अब देखो, अब 5.3 सीसी पे बायंसी 1 ग्राम लगाएगा, यानी कि सोचो तो अपवर्ड फोर्स 5.3 ग्राम अपवर्ड फोर्स लगेगा, जबकि 5 ग्राम कितना है? नीचे। तो सोचो 5.3 ग्राम जितना ऊपर फोर्स लग रहा है और 5 ग्राम नीचे है। अब तुम्हें समझ में आया होगा कि ऊपर टच हो रही होगी इस ढक्कन पर। तो सोचो ढक्कन जो नॉर्मल दे रहा होगा ना, वो 0.3 ग्राम के बराबर दे रहा होगा।
अरे हाँ सर, ध्यान सुनना, 5.3 ग्राम के बराबर बायंसी लगी ऊपर, वेट कितना 5 ग्राम, तो ढक्कन पे आके टकरा गया, तो ढक्कन ने नीचे कितना लगा 0.3 ग्राम। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमने इस बोतल को दबाया, जब इसको हमने दबाया, ओके, जब हमने इसको दबाया तो ध्यान से देखो, जब हमने इसको दबाया तो इसमें प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो भैया ये जो एयर है ना ये कम हो गई। अच्छा, कितनी कम हो गई भाई, टेस्ट ट्यूब तो कम नहीं हो सकती, इतनी कम हो गई कि ये सिंक करने लगा। कौन सिंक करने लगा, टेस्ट ट्यूब। ओहो, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। ओहो, सिंक करने लगा, मतलब इसका 5 ग्राम का वेट, 5 ग्राम की बायंसी। अच्छा, 2 ग्राम की बायंसी तो चेंज नहीं हो सकती, इसकी वॉल्यूम तो चेंज हुई नहीं, मतलब सोचो वी फाइनल क्या 3.3 से उठकर 3 ग्राम का रह गया। अब जो वी फाइनल रह गया ना, इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए, गड़बड़ मत करना। 3 तो वी फाइनल आया 3 cc। ये समझो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 0.3 ग्राम का वेट ही तो ऊपर था, तो वी फाइनल आ गया 3 cc बस। तो बेसिकली डेल्टा वी कितना आया 0.3। तो पहला का आंसर तो शायद यही है जो उसने पूछा है, डेल्टा वी एक्स सीसी 0.3 cc। ओरल दिमाग नहीं लगाना, कितना घटा 0.3, तभी तो सिंक करेगा। अरे हाँ, क्योंकि पहले 3.3 ग्राम ऊपर लगा रहा था, अब 3 ग्राम ही चाहिए क्योंकि सिंक करने लगा। अरे हाँ सर, बस अब क्या था, प्रेशर तो कुछ नहीं, ध्यान से देखो तो पी इनिशियल वी इनिशियल, ये तो एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू के लिए देखो तो यही बताता हूँ आपको, देखो तो पी इनिशियल प्रेशर T 10.5, पी नॉट वी नॉट इनिशियल 3.3, फाइनल 3 इंटू पी फाइनल, बोलो क्लियर। तो पी फाइनल की वैल्यू कितनी आई 1.1 इंटू 10⁵, और पी इनिशियल कितना था 10⁵, तो डेल्टा पी कितना हुआ, डेल्टा पी अपना हुआ पी फाइनल यानी कि 1.1 माइनस 1 इंटू 10⁵, यानी कि कितना 0.1 इंटू 10⁵। इन्हें 10⁵ में दे रखा है, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो देखो इतने से में सॉल्यूशन हो गया, 10 और 0.3 दोनों सवाल सॉल्व हो गए। स्मार्ट सॉल्यूशन है। अभी आप पीपीटी वगैरह पे भी देखोगे और भी देखोगे कहीं पे भी, तो आपको लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे। स्मार्ट दिमाग वाला, नहीं समझ में आया तो फिर से सॉल्यूशन को सुनो वापस, बढ़िया सवाल है, शानदार सॉल्यूशन है, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, परफेक्ट सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोलो क्लियर। अब सुन, वो पिछले वाला सवाल बढ़िया था, शानदार था। अब एक पेंडुलम वाला सवाल, उसने क्या बोला, पेंडुलम से मैं आपको सवाल समझाता हूं, एक मिनट, बेसिकली मैं वो सिचुएशन समझाता हूं। ऐसे ऊपर से एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहां से ढीली सी रस्सी, यहां पर एक बॉब, इस ढीली की रस्सी की लेंथ 1 मीटर, ये हाइट 0.9 मीटर। समझना हुआ क्या, ठीक। इसको यहां से हिंज कर रखा है, ठीक है सर, ये हमें बात समझ आती है। अब देखो उसने क्या करा कि ये 1 मीटर, ये 0.9 मीटर। अब उसने बोला कि हमने ना इसको ऐसे झटका दिया, इसको ऐसे, अच्छा हमने इसको ऐसे झटका दिया, ठीक, और वो झटका कितना दिया 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स अगर दी 0.2, तो देखो कहाँ गया ये 0.2, तो 0.2 इक्वल टू m दे रखा है कितना, m 0.1, ठीक है भाई, तो 0.1 इंटू वी, ओके, तो v के लिए कितनी आई 2 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी। अब सोचो ये 0.9 था, ये लेंथ 1 मीटर है, तो क्या एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब झटका लगेगा। हाँ सर, वो झटके पे उसने बात कर रखी है। आ जाओ भाई, पहले तो सिचुएशन समझ में आई। हाँ सर, ये बात क्लियर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पेंडुलम अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट्स ऑफ, जस्ट बिफोर अगर अपन बात करें तो अपने को सिंपल सी कहानी समझ में आएगी। ध्यान से समझो, ध्यान से देखना, अच्छे से देखो, फिर से वहीं कर देते हैं इसको, इसमें क्या सोचना है, यहीं कर दूं क्या। हाँ देखो भाई क्या करें, देखो 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 देखो, ये ऐसे हो गया, ये ओ हो, ये इसकी रफ्तार कितनी, ये 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक सर। अब देखो जस्ट बिफोर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसके अबाउट, m एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम यहां लिखता हूं, इधर देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है
एंगुलर मोमेंटम होता है m यानी कि 0.1 इंटू v कितना 2 इंटू r परपेंडिकुलर कितना सर 0.9, r परपेंडिकुलर तो 0.9 है। हाँ सर, तो आंसर कितना आया 2 इंटू, सही कर रहा हूँ ना मैं सब कुछ, m कितना 0.1 इंटू 2 इंटू 0.9, बिल्कुल, तो 0.18। हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? हाँ, सिंपल, कोई उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओहो हो, तो 0.18 आ गया। दूसरा पार्ट क्या उसने बोला, ध्यान से सुनना, उसका अगला पार्ट ध्यान समझना। उसने अगले पार्ट में बोला द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ इज k जूल्स। जस्ट आफ्टर द लिफ्ट ऑफ, पहले आप समझो कि लिफ्ट ऑफ पे हुआ क्या, ध्यान समझो। यहां समझाता हूं, देखो ये दो थी, जैसे ही ये ऐसे हुआ दो, तो जैसे ही झटका लगेगा, ये इधर दो था, जस्ट बिफोर, ओके सर, जस्ट बिफोर, ठीक सर, बात समझ आ गई। अगर जस्ट बिफोर के बाद की बात करें तो देखो, जस्ट बिफोर के बाद जैसे ही ये उठेगा, ध्यान समझना, इसकी ध्यान से देखो तो दो कंपोनेंट की वेलोसिटी थी, ऐसे और ऐसे। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो ये था 0.9, ये था 1, ये एंगल था थीटा, तो ध्यान से देखो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा, तो ये था 2 कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो 2 साइन थीटा जो था ना, वो तो गायब हो गया। अरे हाँ सर, 2 साइन थीटा तो झटका लगते ही गायब हो जाएगा, टेंशन उसे खा जाएगा, बचेगा कौन, 2 कॉस थीटा। अरे हाँ, तो जैसे ही जस्ट आफ्टर क्या ये होगा, क्या इसकी रफ्तार सिर्फ इधर बचेगी 2 कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा कितना है 0.9, तो 2 इंटू 0.9, तो ये हो गया 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू 0.1 इंटू 1.8 का होल स्क्वायर। ओ हो, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, ये देखो ये आ गया। बोलो क्लियर? आ गया सर, वही 1.8 का होल स्क्वायर 0.1, आंसर 0.16 जूल। अरे बोलो समझ आया क्या? हाँ सर समझ आ गया, तो आंसर आ गया। पक्का? गारंटी? हाँ सर समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, क्लैरिटी एकदम। आगे चलते हैं और देखो, इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैंप इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। अगर अपन बहुत ध्यान से समझें और अगर अपन बिल्कुल क्लैरिटी से समझें तो अपन ध्यान से इसको देखते हैं। देखो ये एक रजिस्टर, ये एक कैपेसिटर, सप्लाई दे रखी है 200 वोल्ट की, कितने की 200 वोल्ट की 50 हर्ट्ज पे, ठीक है सर। बोला हुआ है इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस ध्यान से देखना, उसने बोला लैंप के अक्रॉस 500 वॉट की पावर है। तो पहले तो ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब ध्यान समझना, बिल्कुल मैं आपको सॉल्यूशन से ही एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखो। ये देखो, उसने बोला कि पावर जो लैंप के अक्रॉस जा रही है यानी कि रजिस्टर के अक्रॉस वो 500 वॉट है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, ठीक सर। अच्छा, तो जो VRMS है ये 200 वोल्ट है इस सप्लाई का, ये रहा 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक सर। पावर जो इसके अक्रॉस होगी वो क्या होगी, V² RMS बाई R, और पावर है 500, तो V² इसके किसके अक्रॉस, बल्ब के अक्रॉस, तो V² RMS बाई पावर, देखो तो R के लिए आ गई 20 ओम, मतलब ये तो 20 ओम है। हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा, तो ये तो अपने को क्लियर है। अब देखो पावर इक्वल टू 100 इंटू IRMS, बेसिकली अगर अपन ध्यान देंगे तो VRMS अगर 100 है और पावर अपने को दे रखी है, तो इसके अक्रॉस जो भी पावर है उसको लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS। पावर 500 तो IRMS आ जाएगा 5, तो इससे जो भी पावर निकलेगी वो होगी, तो पावर को क्या लिख सकते हैं VRMS यानी कि 100 इंटू IRMS। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो IRMS है, जो यानी कि इसमें सर्किट में जो IRMS है वो 5 एम्पियर है। हालांकि इससे के बिना भी काम चल सकता है, बट ठीक है, जो IRMS है सर्किट में वो तो कॉमन होगा ना दोनों में, वो 5 एम्पियर है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस आते हैं।
अगर तुम ध्यान से देखो तो आरसी सर्किट में क्लासेस में बताते हैं आईपीएल इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है। अच्छा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है क्या? ठीक है, वो छोड़ो, आ जाओ। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस वाली जगह पे अगर रेजिस्टेंस उसने दे रखी है, जो अपनी कहानी है वो अपनी आई आर एम एस इंटू आर, ये इंटू आर है ना, इंटू आर इक्वल टू 100 वाली कहानी चल रही है, और ये आई आर एम एस इंटू एक्सी वाली कहानी चल रही है। ओके, तो ऐसे डायग्राम बनता है ना अपना, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू ये। अच्छा, ये वी टोटल कितना दे रखा है भैया? ये अपने को दे रखा है 200। कितना दे रखा है? 200। और ये कितना दे रखा है? 100। बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो जो वी आर है और जो वी सी है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के 200 आता है। हाँ सर, तो ये 200, ये 200। तो वी आर की वैल्यू कितनी हुई भाई? वी आर की वैल्यू हुई अपनी, ढंग से देखो तो ये तो 100 है। ओहो, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा के लिए कितनी हो गई? 60 डिग्री, क्योंकि 200 इंटू कॉस 60 तो 100 आएगा, तो एक तो आंसर आ गया 60 डिग्री। बिल्कुल सही सर। अच्छा देखो, अपने को अगर VC चाहिए तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो VC क्या चीज़ है? VC अपना है 200 sin 60 इक्वल टू IRMS इंटू XC। हाँ, क्या VC इज बेसिकली IRMS इंटू XC? हाँ सर, ये बात तो आपकी सही है। VC कितना है सर? 200 sin 60, यानी कि 200 इंटू √3/2 इंटू 5 इंटू XC, और XC के लिए क्या है? 1/ωc। तो 1/ωc इज 20√3। अब मैं इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ। 1/ωc तो 2πf, ωc इज 2πf इंटू 50 इंटू c इक्वल टू 20√3। ओके, तो c की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखो, तो 1/2π इंटू 50 इंटू 20√3। तुम ध्यान देखो तो π√3 के लिए उन्होंने 10 दे रखी है, π√3 के लिए उन्होंने कितनी रखी है? 10। और देखिए इधर आपको दिखाई देगा, तो ये दोनों मिलके हो गए 10। हाँ सर, पक्की बात? यस सर। तो c की वैल्यू अपनी निकलती हुई आ रही है कितनी? c की वैल्यू अपने को जोड़पड़ तो नहीं करी? नहीं, सब सही सा लग रहा है। हाँ 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 हाँ, ये √3/2 1/ωc इक्वल टू 20/√3, 20√3 1/2ωf। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अपनी जो वैल्यू निकल के आई वो c की वैल्यू निकल के आई 100 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेशन चेक कर लेना बस, ठीक है? बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई बहुत टफ सवाल नहीं था, ढंग से अगर क्लास करिए तो आपको समझ में आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, प्योर नोट्स के सवाल, छोटी सी प्रैक्टिस, खत्म। चलो आ जाओ, 5 के लिए 60 आई और ये अपना आ गया। ये था अपना 10 तक का सेक्शन। 2 सेक्शन अपन खत्म कर चुके हैं। अब है सेक्शन 3। ओके, सेक्शन 2 में 2 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ बेस्ड अपने सवाल आएंगे, दिखाई देगा आपको, समझ में आ जाएगा। +3 -1। देखो, ये वाला सवाल थोड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान से सुने इस सवाल को। देखो भाई क्या कह रहा है ये वाला सवाल। अच्छी बात भाई, देखो ये M, ये A, ये R। एक्चुअली उसने एक पूरी कहानी सुनाई पहले आपको। उसने आपको ये सुनाया कि भाई एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस 0 है, और वो इस बात को इंश्योर करता है कि अगर उसमें कोई भी फ्लक्स आएगा ना, तो उस फ्लक्स के अपोजिट में वो खुद को एडजस्ट कर करंट इतना बहा लेगा कि वो नेट फ्लक्स 0 कर देगा। अच्छा, मतलब अगर आप सोचो एक पोल टाइप चीज, नॉर्थ पोल को, हालांकि नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, पर इन्होंने माना नॉर्थ पोल M को आप उठा के लाए अनंत से यहाँ पर, तो इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, तो जो भी फ्लक्स चेंज हुआ उसकी वजह से उसमें करंट आया, उतना है उसने करंट बहा लिया कि उस फ्लक्स चेंज को उसने 0 नलीफाई कर दिया। ओके, तो तुम ध्यान से देखो तो इसमें कितना करंट बह रहा होगा इसके यहाँ आने पे, जो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स होगा उसको नलीफाई कर रहा होगा, इतना करंट होगा अगर तुम लैंग्वेज को पढ़ोगे तो। इसकी वजह से यहाँ फ्लक्स है कि नहीं है? तो ये खुद के करंट की वजह से इतना फ्लक्स जनरेट कर लेगा कि इस फ्लक्स को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसा मटेरियल है। क्या बोला उसने? समझना कि डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग अ सुटेबल करंट टू जनरेट अ कंपनसेटिंग फ्लक्स। ध्यान से समझना, जो फ्लक्स इसकी वजह से इसमें आया, ये खुद इसके अंदर इतना करंट बहा लेगा, खुद के अंदर इतना करंट बहा लेगा कि वो फ्लक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुमको सोचो इस M की वजह से, अच्छा उसने आगे पूरी कहानी में सुनाया होगा कि M की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होती है,
अगर तुम ध्यान सोचो तो इस m की वजह से, इस m की वजह से, इस m की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है, तो जो फ्लक्स है वो इधर है। कितना देखो, फ्लक्स लिखा जाएगा म्यू नॉट m बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू इसका एरिया दैट इज पाई ए स्क्वायर। तो ये खुद भी इतना ही करंट जनरेट कर लेगा आई, कि इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कहलाएगा एल आई। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस मान लो इसकी, एल आई। और हाँ वो भी इतना ही होगा। ओ हो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो एल आई, हाँ सर, तो ये किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट एम बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू पाई ए स्क्वायर इक्वल टू एल आई। तो आई किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एम बाई आर क्यूब के। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि मटेरियल ऐसा दिया है कि उसकी वजह से जो फ्लक्स आया उसको खुद ही में करंट जनरेट करके कर देगा। अब एल तो एक कांस्टेंट टर्म है जो डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी उसके खुद के। अरे हाँ बिल्कुल सही, तो एम बाई आर क्यूब। तो जो पहला इसका आंसर होगा वो एम बाई आर क्यूब होगा। देखो आपको, तो एम बाई आर क्यूब ये वाला ए आंसर होगा। ठीक है सर, लो भाई समझ आया। हाँ सर, तो उस एक्चुअली पैराग्राफ को पढ़कर अपने को दिमाग चलाना था। क्या चलाना था, दिमाग। तो अपने को दिमाग चलाना था। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा अब सुने, आ जाओ भाई ध्यान से देखते हैं। तो ये जो पूरी कहानी यहां तक अपने को समझ में आ गई। अब देखो एम बाई आर क्यूब आ गया। अब जो बी पार्ट था, एक और सवाल है उसका, उसमें उसने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की बात करी है। किसकी बात करी है, काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा अब क्या करें, ध्यान से सुने, सोचें भाई। देखो भाई, उसने बेसिकली एनर्जी पे चर्चा करी कि वर्क डन क्या होगा इस नॉर्थ पोल वाले सिस्टम को अनंत से उठाकर यहां लाने में, इस नॉर्थ पोल वाले सिस्टम को अनंत से उठाकर यहां लाने में कितनी कहानी करनी पड़ेगी। तुम बहुत ध्यान से समझो। इसमें जो करंट आया ना, इसमें जो करंट आया उसकी वजह से यहां पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी माइनस एम डॉट बी। अरे हाँ, अच्छा समझो, इसमें जो ये भी तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट टाइप चीज बन गई। हाँ, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, आई इंटू पाई ए स्क्वायर। अच्छा आई किसके प्रोपोर्शनल था, यानी इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट बना, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट वो कितना बना, ओ हो, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, अच्छा इसका आई जो था वो तो एम बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल था। अरे हाँ, तो इसका जो एम बना, m2 मान लो इसको, वो m बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इस वाले m के प्रोपोर्शनल। अरे हाँ, बात तो आपकी सही है। उस फोर्स वाले फॉर्मूले के बिना भी अपन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब सोचो जो माइनस एम डॉट बी आया, उसमें अगर अपन बहुत ध्यान समझे तो इस रिंग की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई, कोई बात नहीं, आपको ये वाला नहीं समझ आ रहा, मैं दूसरे वाले तरीके समझाता हूँ। देखो ध्यान से, मैं आपको नॉर्मल प्रोसीजर से बताता हूँ। पहले ये समझो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इसका जो m आया, जो उसमें दे रखा है, उससे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, इसने बोला कि जो फोर्स है, क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स। जो फोर्स है वो ऐसा है कि m1 m2 बाई आर की पावर 4। m1 m2 वो मैग्नेटिक मूवमेंट, ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक मूवमेंट ये, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट, वो मैग्नेटिक मूवमेंट तो क्या होगा, आई इंटू पाई ए स्क्वायर। और आई किसके प्रोपोर्शनल है, इसको मान लो m2 और ये मान लो m1। तो देखो, और m1 m के बराबर है, ध्यान से देखो, तो ये m बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो सोचो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, वो फोर्स क्या हो गया, फोर्स है बेसिकली के m1 m2। अच्छा m1 किसके प्रोपोर्शनल, m बाई आर क्यूब के। अच्छा m बाई आर क्यूब के, और ये m, ओ हो, अब वो जो भी प्रोपोर्शनल आया, और एक r की पावर 4 और थी नीचे। तो तुम ध्यान से देखो तो f जो है वो m स्क्वायर r की पावर 7 टाइप चलने लगा। अरे हाँ, अब सोचो इस फोर्स से अगर वर्क डन लिखें dw, जो एनर्जी का रोल प्ले करेगा, वो होगा f डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अब सोचो f डॉट डी आर जब करोगे तो r m स्क्वायर कहां जाएगा, बाहर, और m स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और ये डी आर बाई इंटीग्रेशन समथिंग r की पावर 7 होगा। That will reduce to r की पावर 1 by r की पावर 6. So answer is proportional to m square, यानी कि एनर्जी is proportional to, या is proportional to m square
बाई आर की पावर 6। ये जो पीडी मैंने क्यों एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बताया, ये पीडीएफ में दूसरा सॉल्यूशन है, ये मैंने दूसरा बताया, दो सॉल्यूशन हो गए एक तरीके से। बोलो क्लियर? तो ये अच्छा सवाल था, ये टफ सवाल में अपन काउंट कर सकते हैं इस वाले सवाल को, अच्छा सवाल था। अरे पक्का, अरे सोच लो। ये वाला सवाल, ऐसे सवाल बिल्कुल मतलब इसके पहले वाले सवाल तो नहीं, पर ये वाले सवाल बिल्कुल क्लास में कराए जाते हैं जब भी हीट पढ़ाते हैं। सवाल समझे, सब इंसुलेटेड है, हीट इधर से उधर जा नहीं सकती, पर अगर हीटर लगा दिया तो इसको तो हीट मिल सकती है। धीरे धीरे पिस्टन सरक कर यहाँ वॉल्यूम हो गई V0/2। यहाँ पर देखो तो एडियाबैटिक है ये। अच्छा ध्यान देखो तो CV दे रखा है 2R, तो CP हो जाएगा 3R, तो गामा हो जाएगा आपका क्या 3/2। बिल्कुल सही। जब ये आधी वॉल्यूम हो जाएगी तो इधर का प्रेशर और इधर का, तो ये वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, बॉक्स जो है बाद में क्या हो जाएगा उसको समझें। ये वॉल्यूम हो जाएगी V0/2, ये P फाइनल। अगर धीरे धीरे हुआ है सब कुछ, हीट धीरे धीरे दी गई है, तो फाइनली दोनों तरफ प्रेशर सेम रहेगा। इधर की वॉल्यूम हो जाएगी 3V0/2। अच्छा यहाँ का टेम्परेचर, ये इन्होंने बोला T लेफ्ट, ये बोला TR। अब समझो, ये जो इधर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें हम इक्वेशन लगा सकते हैं TV की पावर Γ-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही। तो देखो T0 V0 इक्वल टू की पावर Γ-1, 3/2 - 1 इज 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू T राइट इंटू V0/2 की पावर हाफ। तो भैया TR आ गया T0 इंटू √2। तो TR/T0 इज √2, तो डायरेक्ट आ गया। एक सवाल ये ही है, TR/T0 इक्वल टू √2, एक सवाल ये ही है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, TR इक्वल टू T0/√2। ठीक, अब देखो तो दोनों तरफ P फाइनल आप निकाल सकते हो। दूसरे सवाल में पूछा गया है Q। पहली बात तो इसका आंसर तो √2 आ ही गया। अब सुनो अच्छे से, अब जो ये तो T0/√2 आ गया। अब सुने, जो अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो Q पूछा है बेसिकली। पहले आप एक बात समझो, इसको कैसे करना है ध्यान समझना। अगर तुम इसको पूरा एक साथ ले लो इसको, तो जो इसने Q हीट दी होगी ना, अगर दोनों गैसेस को आप एक साथ ले लो, तो आप एक बात समझो, इस पूरे सिस्टम को एक साथ ले लो, तो जो हीट दी उसने इस पिस्टन पे वर्डन करा, इस गैस पे इधर, इस पे इधर, तो नेट वर्डन ऑन पिस्टन 0 हो गया। अगर दोनों को अगर एक साथ ले लो, तो जो Q है ना, उसने वर्डन तो 0 हो ही गया दोनों गैसेस पे, तो इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ लेफ्ट प्लस इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ राइट, बस यही आंसर है। अरे हाँ सर, ये बात तो सही है, अगर मैं पूरे सिस्टम को एक साथ ले लूं तो, क्योंकि वर्डन तो पिस्टन पे 0 हो गया ना, दोनों को एक साथ ले लूं तो जो Q मिला उसने या तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई है, इसकी बढ़ाई, जो वर्क इस पे करा और जो इस पे करा। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। क्योंकि जो इंटरनल, आप समझना, जो वर्डन इस पे हुआ और जो वर्डन इस पे हुआ, इसका Q और इसके Q की अगर बात करें, तो इसका Q में जो वर्डन इस पे करा ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो कट जाएंगे ना वो। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये इंक्रीज इन एनर्जी, वो वही तो Q हुआ। हाँ सर, अब देखो इंक्रीज इन एनर्जी होती क्या है, अपना जो वो होता है, क्या बोलते हैं, NCV डेल्टा T। सिंपली N कितना है, 1 दे रखा था शायद दोनों तरफ, तो 1 इंटू CV यानी कि 2R डेल्टा T, मतलब TL माइनस T0 प्लस 1 इंटू 2R TR माइनस T0। TR की वैल्यू आप निकाल चुके हो, TL की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो, TL की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये था पहले T0 V0, ओके, अब कितना हो गया ये TL और ये हो गया V0। ये एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं, पर इसका प्रेशर आपको पता है। प्रेशर कहां से लाओगे, ध्यान से देखो, उधर से, पीछे से,
देखो ध्यान से, कहाँ से, देखो इधर। हालांकि इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं तो इसको टी एल माइनस टी नॉट की बजाय एन आर टी एल एन आर वो है ना, तो इसको ऐसे लिख लो पी नॉट वी नॉट, या ऐसे लिख लो जैसे तुम्हें ठीक लगे। टी एल कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ टी एल फाइनल टेम्परेचर मैं आपको उसी से बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन आर पी वी बाई टी, तो पी नॉट वी नॉट टी नॉट पी थ्री वी नॉट बाई टू इंटू टी एल, तो पी वी नॉट, ये समझ में आया क्या हो रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ पे अपन ने लगाया, ध्यान समझना, ये अपन ने लगाया लेफ्ट वाले पे, तो देखो ये आ गया अपना एक रिलेशन पी वी नॉट बाई टू, और ये कहाँ से है, पी नॉट वी नॉट बाई टी नॉट इक्वल टू पी वी नॉट बाई टू रूट टू टी नॉट, ये टी आर वाले पे लगाया अपन ने, और दोनों में पी सेम है, ये दोनों पे लगा दिया अपने, फॉर लेफ्ट चैम्बर फॉर राइट चैम्बर, तो टीएल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 टी नॉट बाई 12 टी नॉट। अब ये वहां रख दिया जहां अपन ने पीछे बात करी थी ना, ये क्या आ गया 3 टी नॉट टीएल माइनस टी नॉट, और ये रख दिया और आंसर आ गया। पूरा सॉल्व करके देखो, बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ, बोलो क्लियर है क्या, हाँ सर। तो कैलकुलेशन देख लो, समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया कि राइट हैंड साइड वाला स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को उसकी मदद से निकाल लेंगे, उसकी मदद से निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है क्या, सोच लो। तो फिर 2 सवाल हो गए, फिर 2 सवाल हो गए, बोलो क्लियर, हाँ सर। चलो भाई लास्ट सेक्शन, 3 सवाल ध्यान से सुने, कैलकुलेशन समझते चले। सही बताऊं तो सर्किट है सिंपल, मीटर ब्रिज ऐसे लिखा, मीटर ब्रिज का मतलब सिर्फ ऐसा समझ लो आप कि 1 मीटर और कोई लेना देना नहीं है। उसने बोला 72 सेंटीमीटर, पहले आप समझो ये लेंथ उसने दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो 72 सेंटीमीटर में कितनी होगी, अगर 1 मीटर में 50 सेंटीमीटर है तो 70 यानी कि 100 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में हाफ ओम है, हाफ ओम है, तो 72 सेंटीमीटर में 36 ओम है। तो दूसरे हिस्से में, यानी अगर आप ध्यान देखो ये है 72, तो ये हो गया 36 ओम, और ये कितना हो गया, ये हो गया 14 ओम। सर्किट को आप ढंग से बना लें, ये क्लियर है। अब बेसिकली आपके लिए एक सर्किट है ये, देखो कैसे, ये देखो 36 ओम 14 ओम, समझ आया क्या। अब देखो तो नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब यहां पे करंट 0 है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अगर यहां करंट 0 है तो इसका कोई मतलब थोड़ी है। सर्किट को सिर्फ ऐसे देखो, E बाई 25 प्लस 14 प्लस 36 50 प्लस 25 75 प्लस R1, यानी कि जो करंट बह रहा है ना, ये E बाई 2 इंटू 39 कैसे आया है, वो E बाई 75 प्लस R1 है। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, अच्छा ये समझना क्या कह रहा हूं, इधर देख, E बाई 75 प्लस R1, ये I जो दिखाई दे रहा है, ये कहां से लिखा अभी समझ में आएगा। नॉर्मल अगर मैं इसको हटा दूं तो ये E करंट क्या बहा रहा है, E बाई 75 प्लस R1, ऐसा क्यों, ये 75 प्लस 50, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो करंट जो बह रहा है वो इतना है। अब समझो, अगर यहां करंट नहीं बह रहा तो यहां पर E बाई 2 और यहां पर 0 है, तो अगर सिर्फ तुम यहां पे देखो तो इसके अक्रॉस 25 प्लस 14, क्या ये करंट असलियत में E बाई 2 बाई 25 प्लस 14 39 होना चाहिए, पर यही करंट इसके बराबर होना चाहिए। अरे हाँ, तो ये आ गया, ये नल डिफ्लेक्शन है ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल E बाई 2 होना चाहिए, तो E बाई 2 बाई ये, और हाँ 39 क्या E बाई 2 बाई 39 इस करंट के बराबर होना चाहिए। जब ये नहीं था तो पूरा सर्किट से देख लिया, सॉल्व करा, R1 की वैल्यू, सिर्फ R1 ही तो वेरिएबल बचा, इसमें E ने को मार दिया, R1 की वैल्यू आई 3 ओम। कितनी आई, 3 ओम। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। 18वां सवाल, डबल स्टार सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्टली क्लास में पढ़ाया जाता है, मास और सन से कंपेयर करा गया है। आप जानते हो कि जब सन और अर्थ ऐसा होता है तो ये सन और ये अर्थ मान लो, तो ये मास ऑफ सन, ये अपना अर्थ, तो इनके बीच की दूरी इन्होंने r दे रखी है। तो जब घूमती है तो अपन लिखते हैं, अगर ओमेगा से घूम रही होती है तो अपन सब लिखते हैं ये मास ऑफ अर्थ, अपन क्या लिखते हैं, g मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ बाई r स्क्वायर इक्वल टू मास ऑफ अर्थ ओमेगा स्क्वायर
आर, एम ने एम को मार दिया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आता है जी मास ऑफ सन बाई आर की पावर क्यूब। ओमेगा को लिखते हैं अपन 2 पाई बाई टी, तो इसको लिख लेते हैं 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एस बाई आर क्यूब। हाँ सर, तो जो अपना टी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वो लिखते हैं 2 पाई बाई 1 बाई रूट जी एम एस आर की पावर 3/2। समझ में आया मैंने क्या करा? दोनों तरफ रूट ले लिया तो 2 पाई बाई टी, हाँ 2 पाई बाई टी, ये दोनों तरफ रूट ले तो रूट जी एम और ये आर की पावर 3/2, तो इसलिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये अपना बेसिक सी अपन चर्चा जो आप जानते हो वो है ये। हाँ सर, अब उसने क्या करा, एक 3ms, एक 6ms और एक 9r, ये ऐसे ले लिया। इस कहानी को याद रखना, आगे ध्यान सुनो। अब देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो तो अगर ये 6ms है, ये 3ms है, दूरी है 9r, अगर तुम ध्यान देखो तो R1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हो गया 6r। सेंटर मास के अबाउट घूमते हैं ना अपन। अगर ये अपना 3 मास ऑफ सन है, ये अपना 6 मास ऑफ सन है, 2 स्टार है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। हाँ सर, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। ये दूरी है 9r। आप सब लोग जानते हो m1 3ms बाई 9ms इंटू 9r, ये आएगा 3r, ये आएगा 6r। क्या इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपनी बॉडी यानी कि दोनों स्टार घूम रहे होंगे? हाँ सर, इसके अबाउट वो घूम रहे होंगे। बस अब क्या था, अगर 6ms पे अपन इक्वेशन लिखें तो अपने को कहानी समझ आएगी। 6ms पर 3ms की वजह से फोर्स है g इंटू 3ms इंटू 6ms बाई 9r का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, इक्वल टू, मान लो इसकी घूमने की रफ्तार ओमेगा डैश है, तो अपन लिखेंगे 6ms इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ, इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर इंटू m ओमेगा स्क्वायर डैश r। r कितना? 3r। सेंटर ऑफ मास से दूरी 3r है ना। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। तो एक ms ने ms को मार दिया, 6 ने 3 को मार दिया, 6 ने 3 को मार दिया। ओमेगा डैश स्क्वायर अगर तुम देखो तो आया जी एम एस बाई 81 r क्यूब। ध्यान से देख, ये पूरा पहले ओमेगा था, तो 9 का फैक्टर आ गया टाइम पीरियड में। अरे हाँ सर, इसलिए आंसर 9 है। 81 का रूट लेंगे ना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है तो ये अपना पहले वाला ओमेगा स्क्वायर है, जो नॉर्मल सन और अर्थ के बीच में होता है। आंसर कितना आया? 9। रूट ले लेंगे, आंसर आ गया। 81 का रूट 9। बोलो क्लियर? इसको आप डबल स्टार सिस्टम में रिड्यूस मास से भी कराते हैं, वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर है? ये पीपीटी में दे रखा है, सॉल्यूशन देख लेना। छुट्टी। अच्छी बात भाई। लास्ट क्वेश्चन फिर से देखें, कोई खास बात नहीं, प्योर इधर उधर उलझाया है। 4, 4.5, 5.5। ध्यान से देखो उसने क्या बोला। इन अ फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स पी क्यू एंड आर आर ईपी EQ एंड ER रेस्पेक्टिवली एंड दे आर रेटेड बाय EP। पहले आप समझो, मैं आपको करके बताता हूँ। देखो ये P, ये Q बिल्कुल बेसिक चलता है, ये R। अच्छा ठीक, उसने बोला कि EP EQ काइनेटिक एनर्जीज है मैक्सिमम वाली। अच्छा देखो, EP 2EQ 2ER यानी कि EQ और ER तो बराबर है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी निकलेगी ना। अगर वो K है और ये भी K है, समझना, तो ये 2K है। अरे हाँ सर, ये बात समझ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है सर, ये बात अपने को समझ आ रही है। ठीक सर, अच्छा लग रहा है। अब देखो उसने बोला इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल्स P एंड Q। इन पे जो एनर्जी गिरी ना E, वो दोनों पे सेम थी, E। इस पे कुछ और गिरी E डैश, मुझे नहीं पता क्या गिरी। अच्छा, P और Q का वर्क फंक्शन तो दे ही रखा है 5, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 4.5 और ये दे रखा है 5.5। अच्छा, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर मेटल आर, ये E डैश पूछा है अपने से। अगर आप पहले बहुत ध्यान से समझो तो आपको कुछ बातें क्लैरिटी समझ में आएगी। इस पे E गिरा, ये 2K, ये K, ये K, ये 2K क्यों, ये देखो दे रखा है इसने,
ये रहा। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो ये जो ई है ये बराबर है 2k प्लस 4k, ये ई k प्लस 4.5k, और हाँ इनको माइनस करो k डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा, और हाँ तो उधर का ई आ जाएगा अपने आप। अच्छा देखो ई डैश कितना है k प्लस 5.5, सही कर रहा हूँ ना? हाँ सर। अब देखो यहाँ से क्या निकाल लो, इन दोनों को अगर माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, तो देखो k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आई 0.5, सही बोल रहा हूँ ना? ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। देखो अगर आप 1 माइनस 2 करोगे तो ई 0 हो गया, 2k माइनस k, 4 माइनस 4.5 0.5, तो k की वैल्यू आ गई 0.5। जैसे ही k की वैल्यू आई 0.5, ई डैश आ गया 6। हाँ सर, सिंपल। आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। तो आंसर कितना है इसका? 6। बोलो क्लियर? तो ये थे आपके 19 सवाल पेपर 2 के। पेपर 1 के सॉल्यूशन में ऐसे दे गए हैं, पीडीएफ पूरे दे गए हैं। ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, जानिए, प्यार करिए सवालों को। फिर कह रहा हूँ बैलेंस्ड पेपर था। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ आए होंगे। ज़्यादातर हमने सॉल्यूशन उन्हीं बच्चों के लिए बनाए दिए हैं, उसी तरीके से हमने एक्सप्लेन करा है जो एक बार पढ़ चुके हैं। ये उनको नहीं समझ आएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है उनको ही समझ आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज भले पूरे दिन से काम कर रहे हैं, पर विश्वास मानो कि पढ़ाने का जुनून वो तुम्हारे प्रेम की वजह से ही आता है। ये मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। खैर, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इतना प्रेम बनाए रखने के लिए। थैंक यू।